नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक है अनुसूची 1 भाग 1 और आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 डील करता है किससे? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक डील करता है 1 to 4 डील करता है हमारे यूनियन से और हमारे यूनियन की जो टेरिटरीज यानी कि संघ और राज्य क्षेत्रों से। यही आर्टिकल डील करता है कि हमारे जो राज्य हैं जिस स्थिति में हैं इसके लिए जो आर्टिकल्स हैं, मसलन आप जम्मू कश्मीर को देखें। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, लेकिन आज वह यूनियन टेरिटरीज बन गया है। तो यूनियन टेरिटरीज के बनने के प्रोविजंस भी इसी के तहत हम अध्ययन करेंगे। और इसी में आप जानते हैं कि हमने कुछ अर्जित क्षेत्रों को भी शामिल किया है। मतलब कि ऐसे भी कुछ राज्य हैं जो आज भारत के हिस्सा हैं या भारत के पार्ट हैं, लेकिन यह मूल रूप से भारत के पार्ट नहीं थे। जैसे सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था, लेकिन इसको भारत का पार्ट बनाया गया। तो यह कहाँ से बना? ये बना अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के जो प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं, इनका प्रयोग करते हुए। कुछ ऐसे भी राज्य थे जो हमारी भौगोलिक सीमा में डिवाइड नहीं थे। जैसे आप देखें हैं, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड यानी कि उत्तरांचल का निर्माण किया गया, बिहार से झारखंड का निर्माण किया गया। यानी कि मूल रूप में इनकी प्रवृत्ति या इनकी प्रकृति कुछ अलग थी, लेकिन इनकी प्रकृति को बदला गया, इनका डिवीज़न किया गया। तो ये सारे डिवीज़न कहाँ से डील होते हैं? ये सारे प्रोविजंस डील होते हैं आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। और इसी के साथ ये सब जो बातें हैं, इन बातों में कुछ आंदोलनों का, कुछ कमेटियों का विशेष प्रभाव रहा और उन कमेटियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे धर आयोग, जेवीपी आयोग, फजल अली आयोग, इन सब का विशेष इंपॉर्टेंस होता है और ये सारे हमारे प्रश्न में भी बनते हैं या पूछे जाते हैं। फिर इसी में आप जानते हैं कि जो यूनियन टेरिटरीज यानी कि संघ शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, इनकी भी कुछ अलग व्यवस्था है और ये भी इसी के तहत हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमने पहले ही बता दिया है कि इसमें हमको क्या क्या अध्ययन करना है। इस स्लाइड को हम आगे बढ़ाते हैं। अब सीधा हम डील करते हैं आर्टिकल पर और आर्टिकल 1 देखते हैं। आर्टिकल 1 में व्यवस्था है इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि भारत संघ होगा यानी कि यूनियन होगा। और एक यूनियन होता है, इसको भी हिंदी में संघ ही बोलते हैं। और एक फेडरल होता है, फेडरल को भी हम हिंदी में संघ ही बोलते हैं। तो जब दोनों का अर्थ एक ही है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन शब्द क्यों लिखा गया? तो यूनियन और फेडरल को हिंदी में भले ही संघ बोलते हों, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। यूनियन का मतलब ये हुआ कि भारत के जितने भी राज्य हैं वे राज्य भारत से समझौता करके शामिल नहीं हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये हमारा देश बना, जो हमारे देश की भौगोलिक सीमा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इस भौगोलिक सीमा के जो राज्य हैं वे राज्य भारत से समझौता करके नहीं बने। यानी कि ये नहीं बोले कि हम आपको कुछ शक्तियां दे देते हैं
और आपका पार्ट बन जाते हैं, बल्कि भारत ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए, प्रशासनिक सुविधा और राजनीतिक सुविधा के लिए इन राज्यों का क्रिएशन किया है, निर्माण किया है। और जब भारत ने इन राज्यों का निर्माण किया है तो ये राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते। तो यूनियन की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यूनियन के तहत जो स्टेट होते हैं वो भारत उस राज्य से कभी नहीं अलग हो सकते, और राज्य का मतलब देश। तो इसलिए हमारे संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसी के लिए जानते हैं कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ बोला जाता है भारत को। क्योंकि अविनाशी संघ बोला जाता है, अविनाशी क्यों बोला जाता है कि ये जो राज्य हैं इनका तो विनाश किया जा सकता है। विनाश करने का मतलब ये नहीं कि मिट्टी का तेल डाल के फूंक दिया जाएगा। विनाश का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे आपको हमने बताया बिहार का डिवीजन कर दिया गया, बिहार का डिवीजन करके झारखंड बना दिया गया। तो ये क्या हुआ, जो बिहार के कुछ भूभाग को अलग कर दिया गया, तो भारत का जो बिहार है इसका कुछ भूभाग अलग हुआ, तो एक तरीके से इसके विनाश हो गया। लेकिन विनाश का मतलब उसको तबाह करने, समाप्त करने से नहीं है, डिवीजन करने से है। जैसे जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर को डिवीजन कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर बना दिया गया और एक लद्दाख बना दिया गया। पहले यह राज्य था, अब इसे यूनियन टेरेटरीज बना दिया गया। तो ये बात है। तो हमारे यूनियन लिखने का मतलब ये है कि कोई स्टेट भारत से कभी अलग नहीं हो सकता। वहीं अमेरिका में संघ है, तो पहले और अब में वहाँ भी अंतर आ गया है। पहले तो जो वहाँ के राज्य थे वो राज्य मिलकर यानी कि समझौते के तहत अमेरिका में शामिल हुए थे और उनको अधिकार था कि वो अमेरिका से अलग हो सकते थे। लेकिन अब वहाँ के भी संविधान में चेंज कर दिया गया है कि वहाँ के भी स्टेट अब अलग नहीं हो सकते। भले वहाँ फेडरल शब्द यूज हुआ है लेकिन वर्क उनका यूनियन जैसा ही है। तो आई थिंक आप यूनियन और फेडरल में अर्थ समझ गए। अब इसी में बात कही गई है इसी आर्टिकल में कि भारत में 3 तरीके के राज्य शामिल होंगे। ये पहला होगा भारत का, मान लीजिए बड़ा क्षेत्र क्या होगा, राज्य क्षेत्र। क्या, राज्य क्षेत्र। इसी में क्या होगा, यूनियन टेरेटरीज। क्या, यूनियन टेरेटरीज यानी कि यूटीज। और इसी में वो भाग भी होंगे जिन्हें भविष्य में अर्जित किया जाएगा। क्या, भविष्य में अर्जित किया जाएगा। इन सब का क्या मतलब हुआ, पहले तो ये समझ लीजिए कि जो राज्य क्षेत्र होगा वह एक विस्तृत संकल्पना है। राज्य क्षेत्र के ही अंतर्गत यूनियन टेरेटरीज भी आते हैं। अभी यूनियन टेरेटरीज की पूरी थीम को हम आगे क्लियर करेंगे। और अर्जित क्षेत्र जिन्हें भविष्य में अर्जित किया जाएगा। भविष्य में अर्जित करने के लिए भारत कैसे प्रयास कर रहा है, देखिए सिक्किम को मिला लिया, पुदुचेरी को भारत में मिलाया, ठीक है। तो ये सब क्या थे, गोवा भारत में मिलाया गया, ये सब अर्जित क्षेत्र थे। जब भारत आज़ाद हुआ तब ये भारत के पार्ट नहीं थे, तो ये सब कहाँ आएंगे, भारत के राज्य क्षेत्र में आएंगे। तो सिंपल सा मतलब राज्य क्षेत्र का यह हुआ कि जितने भी प्रदेश हैं, चाहे वो राज्य हों, सिंपल से राज्य हों, उत्तर प्रदेश, झारखंड, केरला, तमिलनाडु, ये हों, या यूनियन टेरेटरीज जैसे वर्तमान में 8 हैं, और ऐसे क्षेत्र जो भविष्य में भारत का पार्ट होंगे वे सारे क्षेत्र क्या कहलाएंगे, राज्य क्षेत्र। आई थिंक आपको ये बात क्लियर। अब हम चलते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। और आर्टिकल 2 जो है हमारे संविधान में, वह व्यवस्था किसके करता है, वह व्यवस्था करता है संसद विधि बनाकर राज्यों को शामिल कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, और इसका मतलब ये हुआ कि संसद, ये जो आर्टिकल है यह विदेशी राज्यों के संबंध में, यानी कि जो भारत के पार्ट नहीं हैं लेकिन उन्हें भी संसद कानून बनाकर भारत का पार्ट बना सकती है। और भारत का पार्ट बनाने के लिए इंटरनेशनल स्तर पर जो व्यवस्था दी गई है उसका पालन करना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल स्तर पर जो व्यवस्था दी गई है वह इस तरीके से है, जैसे अर्जित क्षेत्र,
अर्जित क्षेत्र या विजय या चिरभोग, इसका मतलब ये होता है कि भारत, यद्यपि कोई ऐसा भाग है जो भारत का नहीं है लेकिन भारत का वहाँ पर शासन है, लंबे समय तक शासन है। तो जैसे गोवा का प्रकरण था तो गोवा पर पुर्तगाल का अधिकार था, किसका? पुर्तगाल का, लेकिन शासन किसका चलता था वहाँ पर? भारत का चलता था। तो इस माध्यम से जो राज्य मिलाए जाते हैं, उन राज्यों को जो भारत के भाग में शामिल किया जाता है तो उन्हें कहा जाता है अर्जित क्षेत्र या विजय क्षेत्र या चिरभोग। तो इसके तहत पुर्तगालियों से गोवा को भारत में शामिल किया गया। फिर संधि के माध्यम से, यानी कि हम किसी से संधि कर लें कि आप हमारे देश का पार्ट बन जाओ, तो चंद्रनगर, यनम, माहे, करिकल और पांडिचेरी, इन सब पर फ्रांस का अधिकार था, लेकिन हमने उनसे संधि कर लिया कि देखिए ये पार्ट हमको दे दीजिए, अगर आप नहीं दोगे तो फिर भी हम ले ही लेंगे। तो फ्रांस को जो है बात समझ में आ गई, उसने कहा क्या पंगा लेना भारत से, जब इसने ब्रिटेन को भगा दिया है तो हम बहुत दिन तक रुक नहीं पाएंगे और हमारे संबंध भी खराब हो जाएंगे। तो फ्रांस ने एज अ ट्रीटी हमें चंद्रनगर, यनम, माहे और कारिकल क्षेत्रों को दे दिया। अगले तरीके से हम कैसे मिला सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र जो दावा रहित हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ पर किसी का भी अधिकार नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि पूरा विश्व परेशान है अंतरिक्ष में, कोई मंगलयान भेज रहा है, कोई चंद्रयान भेज रहा है, कोई सूर्ययान भेज रहा है। ये सब क्या है? ये सब अधिकार को बढ़ावा देने के लिए, जहाँ पर किसी का दावा नहीं है, किसी का सरकार नहीं है, ऐसे क्षेत्र हैं, वहाँ पर अपने दावे को बढ़ाने के लिए ये लोग इतना परेशान हैं। अंटार्कटिका में मिशन जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, भारती, ये सब जो बेस स्थापित किए जा रहे हैं, दावा रहित क्षेत्र हैं, और यहाँ पर लोग भेजकर अपना झंडा लगा कर अपना पार्ट बना रहे हैं। भारत भी नहीं चूक रहा, देख लो चंद्रमा पर चंद्रयान भेज रहा है, मंगलयान भेज रहा है, शुक्रयान, मतलब कौन कौन से यान भेज रहा है। आप सब टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसको पढ़ते होंगे। तो ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है प्रभावित कहाँ से हो रही है? आर्टिकल 2 से। ठीक है, अन्य माध्यम से भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रभावित हो रही है, लेकिन यह संविधान से भी प्रभावित है। संविधान के कार्य को भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रही है, भारत के क्षेत्र को बढ़ा रही है। तो अंटार्कटिका, गंगोत्री, यमुनोत्री जो भी मिशन है, ये सब इसी के एक भाग हैं। अब अगला क्षेत्र है उपवृद्धि। उपवृद्धि का मतलब ये हुआ कि कोई नेचुरल रीजन से, यानी कि प्राकृतिक कारण से कोई क्षेत्र भारत में मिल जाए। प्राकृतिक कारण का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए ये भारत है और भारत के बगल ही बांग्लादेश है। मान लीजिए यहाँ से कोई नदी बह रही है। कहाँ से? यहाँ से कोई नदी बह रही है। अब किसी भी प्राकृतिक कारण से, आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, ये जो नदी है अपना रास्ता बदल लेती है। यानी कि ये नदी अभी तक ऐसे बह रही थी भारत और पाकिस्तान अब बांग्लादेश के बीच, ये नदी ऐसे बह रही थी। अब ये नदी क्या करे? बहना ऐसे शुरू कर दे। और ये जो क्षेत्र है कौन सा? ये वाला क्षेत्र। अब ये क्षेत्र क्या होगा? क्योंकि अभी तक ये नदी भारत और बांग्लादेश के मध्य बाउंड्री बना रही थी, सीमा बना रही थी, लेकिन अब ये नदी ने अपना मार्ग बदल दिया और ये भूभाग जो है भारत की साइड आ गया। तो ऐसे क्षेत्र उपवृद्धि या प्राकृतिक रीजन की वजह से जब किसी देश का पार्ट बन जाते हैं, तब भी ऐसे क्षेत्रों को अर्जित क्षेत्र में कहा जाता है। और कोइंसिडेंट एग्जाम्पल भी है, न्यू मोरेद्वीप के साथ प्राकृतिक कारणों से यह क्षेत्र बाहर आ गया और भारत के सैनिकों ने वहां झंडा लगा दिया और यह क्षेत्र भारत का बन गया, लेकिन बांग्लादेश कह रहा नहीं है, ये तो हमारे क्षेत्र का बात है, हमें चाहिए। तो खैर वो तो मुद्दा अलग का है, लेकिन संविधान के तहत यह भारत का है, इंटरनेशनल कानून के तहत यह पार्ट भारत का है। ये हो गया आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में ही अगली व्यवस्था एक है अर्जित क्षेत्र। क्या? अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत में मिलाया जाए, या भी आर्टिकल 2 के तहत ही है। जैसे सिक्किम,
का प्रकरण। सिक्किम में क्या था, चोग्याल वंश का शासन था और यह जो चोग्याल वंश का शासक था यह बहुत अत्याचार कर रहा था। तो यहाँ के जो लोग थे इन्होंने इंदिरा गांधी से संपर्क किया और बोले कि आप हमें अपने देश का हिस्सा बना लीजिए। तो इंदिरा जी ने क्या किया, 35वां संविधान संशोधन किया 1974 में और आर्टिकल 2 जोड़ के, आर्टिकल 2A जोड़कर जो सिक्किम है इसे संयुक्त राज्य का दर्जा दे दिया। यानी कि सहानुभूति ली, इंटरनेशनल स्तर पर भी तो प्रेशर बनता है कैसे आप किसी देश को भारत में मिला ले रहे हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा नहीं देखिए हम एक संयुक्त राज्य का दर्जा दे रहे हैं इसे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब देखा कि इंटरनेशनल स्तर पर कोई विशेष प्रेशर नहीं है और यहाँ की जनता की मनोकामना यही है कि वह भारत की नागरिकता ही ले ले, तो इंदिरा जी ने एक अलग से संशोधन किया, उसको नंबर दिया 36वां नंबर और 1975 में 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को भारत का भाग बना लिया। तो आपने देखा कि अर्जित क्षेत्र के तहत किस प्रकार से पुदुचेरी को, यनम, माहे इन सब को भारत में मिलाया गया, सिक्किम को मिलाया गया। अब हम चलते हैं आर्टिकल 3 की तरफ। आर्टिकल 3 में संसद को राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति दी गई है और इसमें पुनर्गठन में क्या है, संसद किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, क्या नाम बदल सकती है, संसद नाम बदल सकती है यानी कि नाम चेंज कर सकती है। उनका जो भौगोलिक सीमा है इसको बदल सकती है। कोई राज्य है उसे यूनियन टेरिटरीज बना देती है। अभी यूटीज कैसे बनाया जाता है इसकी भी आगे हम कहानी समझेंगे। तो ये है आर्टिकल 3 की कहानी और इसी आर्टिकल 3 में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जरा उनको भी हम समझ लेते हैं। कि मान लीजिए संसद को किसी राज्य का नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन करना है, क्या नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि संसद एक कानून मुंह बोल कर ही कर देगी या ऐसे ही आंख मूंद कर देगी। इसके लिए एक प्रॉपर व्यवस्था है। प्रॉपर व्यवस्था ये है जो प्रश्न बार बार पूछता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। मान लीजिए बिहार के संदर्भ में जब झारखंड को अलग किया गया होगा तो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली गई होगी और बताया गया होगा कि देखिए हम झारखंड एक नया स्टेट बनाएंगे और इसको हम बिहार के भूभाग से बनाएंगे। फिर जब राष्ट्रपति साहब की अनुमति मिल जाती है तो जो राज्य प्रभावित हो रहा है, प्रभावित राज्य का मतलब कि मान लीजिए बिहार ही प्रभावित हो रहा है क्योंकि बिहार से ही झारखंड का निर्माण हो रहा है। तो बिहार विधानसभा को एक प्रस्ताव भेजा गया होगा कि देखिए हम आपके जो भूभाग है इसको हम कम करेंगे और एक नए राज्य का निर्माण करेंगे। अब राज्य को जब सूचना प्रेषित की गई उसके लिए एक समय सीमा दी जाएगी, समय सीमा दी जाएगी कि आप इस समय सीमा के तहत हमें अपनी राय दें। अब राय में यह यस भी बोल सकता है और नो भी बोल सकता है कि हाँ, मान लीजिए यस बोल दिया कि हमारे राज्य का आप परिवर्तन भौगोलिक सीमा बदल दीजिए, तब तो कोई बात ही नहीं है। मान लीजिए उसने नो बोल दिया तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, यानी कि नो इंपॉर्टेंस। किसके संदर्भ में, संसद के संदर्भ में। संसद चाहे के ऊपर डिपेंड करता है कि इसने यस बोला है कि नो बोला है। अगर संसद चाहे तो ना और ना कंसीडर करना, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारी पार्लियामेंट पर। तो सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो सिफारिश राज्य के द्वारा दी गई है वह बाध्यकारी नहीं है। क्या बाध्यकारी नहीं है, बाउंडिंग नहीं है कि बात माने कि ना माने। तो ये आर्टिकल 3 की ही जानकारी थी।